देश भर में आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चरखी दादरी में आयोजित एक पेड़ मां के नाम 2.0 राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री हुए शामिल। हरित अरावली कार्य योजना की शुरुआत के साथ 5 इलेक्ट्रिक बसों को किया रवाना। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक कृषि पर सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम व हिसार में प्राकृतिक खेती व जैविक मंडी बनाने सहित की कई घोषणाएं। और हरियाणा में 3 व 4 जुलाई को आयोजित होगा राष्ट्रीय यूएलबी सम्मेलन। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने गुरुग्राम में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के लिए सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यवाही के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपने संकल्प को मजबूत करने और पृथ्वी की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, पर्यावरण के लिए हर कदम एक अंतर पैदा करता है और सामूहिक प्रयासों से भविष्य की पीढ़ियों के लिए धरती को हरा भरा बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने लिखा कि सभी जीवित प्राणियों का कल्याण सबके स्वास्थ्य से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सभी के लिए हरियाली, स्वच्छ और अधिक लचीले भविष्य के लिए सामूहिक कार्यवाही करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण की रक्षा पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले सभी लोगों की सराहना की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। यह पौधा उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस और देशभक्ति का परिचय देने वाली गुजरात के कच्छ की वीर माताओं और बहनों ने उन्हें उपहार में दिया था। गुजरात की अपनी हाल की यात्रा को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिंदूर का पौधा देश की नारी शक्ति की बहादुरी और प्रेरणा का एक मजबूत प्रतीक बना रहेगा। रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वहीं प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार की स्वच्छ परिवहन पहल के रूप में 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। इन इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी में हरित परिवहन को अपनाना है। साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत नई दिल्ली के भगवान महावीर वन स्थली पार्क में विशेष पौधारोपण अभियान का नेतृत्व करते हुए बरगद का पेड़ भी लगाया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे प्रकृति संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में योगदान देने हेतु एक पेड़ अवश्य लगाएं और प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संकल्प लें। वे आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला चरखी दादरी में आयोजित एक पेड़ मां के नाम 2.0 राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण हरित अरावली कार्य योजना तथा मियावाकी पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को भी वायु प्रदूषण मुक्त के संदेश के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रदेश के
पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरबीर सिंह व सांसद धर्मबीर सिंह सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जितना सम्मान हम अपने जन्म देने वाली मां को देते हैं, उतना ही सम्मान हमारी धरती माता को भी दे। केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से बनाई गई हरित अरावली कार्य योजना के तहत 4 राज्यों में फैले अरावली क्षेत्र को हरा भरा बनाना है। इसमें चारों राज्यों के 29 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें हरियाणा के 5 जिले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वायु, जल व मिट्टी हर प्रकार के प्रदूषण की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हर प्रकार के प्रदूषण की समस्या के प्रति हम जागरूक हों। एक पेड़ मां के नाम। और उनका कहना था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली मां को करते हैं, उतना सम्मान जो हमारी भारत माता है, हम उसको उतना ही सम्मान करते हैं। हरित अरावली कार्य योजना का भी आज शुभारंभ हुआ है कि हमारे जो अरावली के पर्वत हैं और ये 4 राज्यों के अंदर ये फैले हुए हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। इन चारों राज्यों के 29 जिलों का इसमें चयन किया गया है, जिसमें 5 जिले तो हमारे हरियाणा के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 5 इलेक्ट्रिक बसों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 11 नगर निगमों में 375 इलेक्ट्रिक बसें देने का लक्ष्य रखा था, जिस पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी 9 शहरों में सिटी बस सेवा के तहत लगभग 45 बसें दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत लगभग 450 और बसें वर्ष 2026 तक खरीदकर रोडवेज के बेड़े में शामिल की जाएंगी। ये बसें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक व हिसार में भी भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य रोडवेज के बेड़े में लगभग 30% इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पराली के उचित प्रबंधन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस पेट्रोल और डीजल इससे भी बचेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर 5 वर्षों में हरियाणा रोडवेज की अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक बसें हम 30% इसमें शामिल करने का हमने निर्णय किया है। ये बसें 6 शहरों के अंदर ये जाएंगी, चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो या पानीपत हो, यमुनानगर हो, रोहतक हो, हिसार हो, ये इन सभी शहरों में भेजने का काम हम जल्दी ही करेंगे। उधर कैथल में सामाजिक संस्था भारत विकास परिषद ने स्कूली बच्चों के साथ पर्यावरण दिवस पर एक जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर बच्चों ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। रेड क्रॉस हरियाणा के महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल व सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अश्विनी अग्रवाल ने कहा कि रैली के माध्यम से लोगों तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाया गया है। आज के समय में पेड़ों का बहुत महत्व है। आज के समय में हर व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जितने अधिक पेड़ होंगे, वातावरण उतना ही शुद्ध होगा। और आज के दिन हमें यह प्रण लेना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर, जैसे अभी वर्षा ऋतु आ रही है, तो खूब फलदार पौधे, छायादार पौधे हमें लगाने चाहिए। और जैसे ओजोन की परत बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, पौधे हमारे मित्र हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। जो मनुष्य भी देखो आम जीवन के अंदर ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पौधे इसको सोखते हैं। और इसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज हम एक आध्यात्मिक केंद्र के ऊपर आए हुए हैं। सब 11 रुद्री शिव मंदिर अपनी एक महिमा है और एक विद्यालय यहाँ पे स्कूल की तरफ पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाने के लिए यहाँ पे शपथ दिलवाई है उनको सबको। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, इन्हें देवता मानते हैं। हम अपनी नदियों की पूजा करते हैं, हम अपने पीपल की पूजा करते हैं, हम बड़ की पूजा करते हैं। हम एक समस्त प्रकृति को, हमारी संस्कृति को बचाने का जो है हिंदू समाज ने, हिंदू संस्कृति ने, भारतवर्ष ने एक बीड़ा उठाया है
हम इस पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जो है हम। वहीं पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिरसा के कालावाली में भी वन विभाग द्वारा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर वन अधिकारी गुरप्यार सिंह ने गुरजंट सिंह ने कहा कि आज हर ब्लॉक व जिला में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और लोगों को पर्यावरण बचाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। गांव दौलतपुर खेड़ा व कालावाली में वायु प्राण देवता बरगद व पीपल की पूजा अर्चना भी की गई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने घरों में या अपने खेतों में हर जगह पर पौधारोपण करना चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। स्कीम है जो गांव में पुराने पेड़ हैं, प्राणवायु देवता, उनकी आज पूजा अर्चना की गई है सभी ग्रामवासियों के सहयोग से। जहां हमारे दौलतपुर खेड़ा गांव में प्राणवायु देवता की पूजा की गई है और हमारे डीएफओ साहब की तरफ से सभी को ये है भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हमारी नर्सरियों में पेड़ उपलब्ध हैं, आगे जुलाई में प्लांटेशन शुरू है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जो हरियाणा सरकार की स्कीम है एक पेड़ माँ के नाम। प्राणवायु देवता वृक्षों की पूजा अर्चना की गई और लोगों के सहयोग से ये काम किया है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बताया है कि आने वाले वर्षा ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जैसा कि सरकार की स्कीम है एक पेड़ माँ के नाम, तो उस उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी जगह है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं। वहीं गांव दौलतपुर खेड़ा के सरपंच पृथ्वी सिंह ने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलने के साथ साथ वातावरण भी शुद्ध मिलेगा। हर व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। लक्ष्य में इसकी पूजा की गई और गांव में सभी लोग मिलजुल कर गांव में जहाँ भी पेड़ पौधे की जरूरत है वहाँ पौधे भी लगवाए और पहले भी लगातार कई सालों से हम पौधे लगा रहे हैं। गांव में, स्कूल में और अन्य जगह पर, खाली जगह पर हम पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने का। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर सीएम ने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि प्राकृतिक तथा जैविक फसलों और फल व सब्जियों के लिए गुरुग्राम व हिसार में ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना की जाएगी। इन मंडियों में उत्पादन की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी और ये किसानों की फसलों की निःशुल्क जांच करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में पंचायती भूमि में से 10% भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी और यह भूमि केवल भूमिहीन किसानों को नीलामी के माध्यम से दी जाएगी और प्राकृतिक खेती करने पर किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। इसमें लगभग 97 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बजट से इसके अंदर किया है और इसे हर वर्ष हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना ये गुरुग्राम में की जाएगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं कि प्राकृतिक तथा जैविक फल सब्जियों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी हिसार में भी बनाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इन दोनों प्राकृतिक और जैविक मंडियों, ऑर्गेनिक मंडियों में उत्पादन की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ फिर से लौटना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में 1 एकड़ वाले किसान को एक देसी गाय पर 30,000 की सब्सिडी दी जा रही है। लौट के लेके आए, उसके अंदर हमारी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उसके अंदर बहुत मेहनत से लगी है। नायब सैनी जी ने तो अपनी सरकार में, हमारी सरकार में हमने एक प्रयास किया,
2 एकड़ पे हम एक गाय देते थे जो 25,000 की सब्सिडी थी। अब 2 एकड़ से ऊपर कितनी खेती करें, लेकिन अब 1 एकड़ भी कर दी। 1 एकड़ पे एक गाय, देसी गाय, 30,000 की सब्सिडी। अब साथियों मैं तो समझता हूँ भी हम प्रकृति खेती करने के लिए गोबर से होगी, देसी गाय के गोबर से और पेशाब से वो चाहिए। अगर हम साथियों देसी गाय घर में आ जाएगी तो साथ साथ दूध भी आ गया, दही आ गई। हरियाणा 3 और 4 जुलाई को राष्ट्रीय यूएलपी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। लोकसभा ने हरियाणा विधानसभा को इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने की जिम्मेवारी सौंपी है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर गुरुग्राम में समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश सरकार और विधानसभा के कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने बताया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सीईटी 2025 वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की एक फर्जी वेबसाइट तैयार की गई है। यह फर्जी पोर्टल वन टाइम REGN.examinationservice.in नामक लिंक के माध्यम से संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थी पंजीकरण के समय विशेष सतर्कता बरतें और केवल आयोग के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें, जिसका लिंक वन टाइम REGN.Haryana.gov.in है। इस प्रकार की फर्जी गतिविधियों को आयोग अत्यंत गंभीरता से ले रहा है। इस मामले में तुरंत FIR दर्ज करवाई गई है और साइबर अपराध में शामिल दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। भूपेंद्र चौहान ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वेबसाइट, लिंक या संदेश से सावधान रहे तथा केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और प्रमाणिक संचार माध्यमों पर ही भरोसा करें। अभ्यर्थी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 9063493990 अथवा ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने आज अपनी सरकार के कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि बीते 11 सालों में हमारी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट किए। उन्होंने अपने पहले पोस्ट में लिखा कि बीते 11 साल में हमारी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इस दौरान हमारी उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश को आगे ले जाने के अपने इन प्रयासों के साथ हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। एक अन्य एक्स पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने अपनी कई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार। पिछले 1 दशक में एनडीए सरकार ने कई लोगों को गरीबी के चंगुल से निकलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारी प्रमुख योजनाओं ने गरीबों के जीवन को बेहतर बनाया है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने लोगों को आवास, स्वच्छ रसोई, ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान की है। समझो कि पानी की बहुत ज्यादा परेशानी थी। यहाँ ठंड भी पड़ती, बर्फ भी गिरता, तब भी महिलाएं दूर दूर से पानी लाती थी। बच्चों को अपने यहाँ भी एक बार नहलाते थे, कपड़े भी उसी दिन धोते थे। बैलों के लिए पानी लगता था, उनके लिए भी लाना पड़ता था। पतरा वालों मकान अतुल वरसाद पड़े એટલે પાણી નીચે પડે, गोदरा पल्ली जाए, अनाज पल्ली जाए, तो हमें आखिर रात जागू पड़े। पर पीएम मोदी की आवास योजना और जल जीवन मिशन ने इनकी हर समस्या का समाधान किया। डीबीटी डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर ने पारदर्शिता और अंतिम व्यक्ति तक तेजी से लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित किया है। इन प्रयासों से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। एनडीए एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां पर हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिला है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार के प्रयासों से परिवर्तनकारी परिणाम सामने आए हैं और गरीब तथा हाशिए पर पड़े लोगों को लाभ हुआ है। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे।
बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। प्रदेश भर में भाजपा मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। इसी कड़ी में आज अंबाला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा पहुंची व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर पेड़ भी लगाया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मोहन लाल बड़ोली ने पिछले 11 वर्षों में भाजपा ने हर वर्ग के लिए काम किया है, ऐसा बोला। हरियाणा में भाजपा के बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कार्य करवाए हैं। वहीं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो मोदी ने चलाने का काम किया है, चाहे उसमें आयुष्मान योजना हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजना है, किसान सम्मान निधि की योजना है, सुकन्या योजना है, और युवाओं को रोजगार देने की योजना है। उन सब विषयों की हम चर्चा करेंगे। अगर किसी भी गरीब कल्याण योजना का लाभ किसी गरीब को नहीं मिला है तो वो लाभ दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो लड़ाई पाकिस्तान की भूमि पर पनप रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपने देश की जमीन से ही दूसरे देश की भूमि पर को 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कल अपने आवास पर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने हरियाणा गेटवे टू नॉर्दर्न इंडियाज इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर व्हाइट पेपर का तथा ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ हरियाणा ऑन ग्लोबल रनवे का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में एक अनुकूल और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण तैयार किया है। इसके परिणाम स्वरूप हरियाणा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उद्योगों और कंपनियों की पहल पसंद बन चुका है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से आग्रह किया है कि वे हरियाणा में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर प्रदेश की प्रगति और विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिसकी योजना बनाई जा रही है। हमने सुझाव भी लिए हैं और जो सुझाव हमने लिए उसको इम्प्लीमेंट किया और हमने अपने बजट के उसमें शामिल किया। अपने बजट के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 IMT 10 जिलों के अंदर बनाने की वो घोषणा की है और वो 10 IMT यहाँ पर उसके लिए हम सारी रचना योजना उसकी तैयार कर रहे हैं। शीघ्र ही वो मार्केट के अंदर स्थान भी आ जाएंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्री लगती है उसके अंदर कई चीज़ें जो हमारा सबसे पहला जो उसके अंदर विषय होता है कि हमारा रास्ता नज़दीक हो, एयरपोर्ट के नज़दीक हो, रेलवे स्टेशन के नज़दीक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए नए क्षेत्रों को जोड़ने के साथ प्रदेश सरकार का विजन विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसको हासिल करने के लिए उद्योग सहित सभी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। टारगेट भी तय कर दिया कि 2029 तक बनेगा। आज हम चौथे नंबर पे आ गए, तीसरे पे आ जाएंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल माता वैष्णो देवी मंदिर की आधार शिविर पवित्र कटरा शहर से कश्मीर के लिए बहुप्रतीक्षित ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कटरा और बारामूला के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने लगेगी। हाईटेक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार जम्मू से श्रीनगर तक रेल से सीधी कनेक्टिविटी को सक्षम करेगी। प्रधानमंत्री चेनाब रेलवे ब्रिज से कटरा तक ट्रेन से यात्रा करेंगे। इस दौरान वे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के साथ साथ अंजी घाट केबल
हेम्पस्टेड ब्रिज का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बन गए हैं और देश भर में चर्चा में है। बीते करीब एक दशक में भारत ने अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिहाज से तमाम बड़े कदम उठाए हैं। एक तरफ जहां प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पवित्र स्थानों में सुधार कर पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित करने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं भारतीय सांस्कृतिक यात्रा में क्या बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। संस्कृति के इंद्रधनुषीय रंगों ने पूरी दुनिया को प्राचीन काल से ही आकर्षित किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार, तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास और कई परियोजनाओं की शुरुआत से न सिर्फ देश की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हुआ है, बल्कि भारत की प्राचीन परंपरा और समृद्ध संस्कृति से जन जन का जुड़ाव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मंदिरों के गलियारों और तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास पर फोकस किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और असम के मां कामाख्या मंदिर में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। गुजरात में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और पार्वती मंदिर का विकास भी किया गया है। केदारनाथ मंदिर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है। पीएम मोदी के कार्यकाल में ही अगस्त 2020 में अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ और भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। प्रमुख विरासत गलियारों और प्रतिष्ठित स्थलों को विकसित करने के अलावा प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मों के प्रमुख पूजा स्थलों का कायाकल्प करने का प्रयास किया गया है। इसमें मस्जिद, चर्च और तीर्थ स्थल शामिल हैं। स्वदेश दर्शन योजना ने यात्रा स्थल के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा दिया है। हृदय योजना ने 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर फोकस किया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और साथ ही देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसी का नतीजा है कि 2024 में भारत में 9 मिलियन से ज्यादा विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जिससे 2,77,842 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय हुई। केंद्र सरकार ने भारत की विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संबंधों को मजबूत किया है। काशी तमिल संगमम के दोनों चरणों में काशी और तमिलनाडु के बीच सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाया गया। महाकुंभ 2025 अब तक के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बन गया है। केवल एक महीने में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए। भारत में जातिगत जनगणना की तारीख अब सामने आ गई है। देश में जाति जनगणना 2 फेज में कराई जाएगी। इसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, वहीं दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। पहले फेज में जातिगत जनगणना 4 राज्यों में कराई जाएगी, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल है। बता दें कि देश में पिछली बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। जनगणना 2021 को भी इसी तरह से 2 चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव था, लेकिन देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा था। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत प्रदेश में 531 पंचायतों ने पात्रता मानदंडों को पूरा किया है। यह अभियान सतत विकास लक्ष्य 2 और 3 के अनुरूप है और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा थर्ड पार्टी आंकलन द्वारा बेहतर पोषण परिणामों को बढ़ावा देता है। उन्होंने कल एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत आंगनबाड़ियों के बुनियादी ढांचे, बच्चों की पोषण स्थिति, पूरक पोषण की डिलीवरी आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसी मानदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान प्रदेश में पोषण सुरक्षा और सतत विकास हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी जिलों को मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी लाने और आवश्यक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। तो आज के लिए समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।